अब हम कैश फ्लो बनाना सीखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो याद करो, मैंने आपको एक बैलेंस शीट सिखाई थी, जिस बैलेंस शीट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इक्विटी दैट मींस कैपिटल और डेट से रिलेटेड होती है, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इस पार्ट को मैंने आपको बोला था, ये पार्ट पे अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इस पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट को अफेक्ट करती है तो वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी की ट्रांजैक्शन होती है। यहां तक वी आर वेरी मच क्लियर। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, तो चेक करते हैं। सबसे पहले इक्विटी और कैपिटल पे कॉन्सेंट्रेट करो। इक्विटी या कैपिटल कैन कंप्राइज ऑफ योर इक्विटी शेयर कैपिटल और इट कैन कंप्राइज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ऐसा ही हो सकता है। इक्विटी या तो इक्विटी शेयर कैपिटल को ऐड करके होगा या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी ऐड करके होगा। दैट मीन इट कैन कंटेन बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब इन शेयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है? इशू ऑफ शेयर्स। अगर हम शेयर इशू करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा कि जाएगा? आएगा, तो इट विल बी इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दें, इक्विटी शेयर्स रिडीम नहीं किए जा सकते बट प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम कर दें या फिर अगर हम इनको बोले रीपे कर दें, तो उससे हमारे पास पैसा आएगा नहीं, पैसा चला जाएगा, तो दैट विल बी आउटफ्लो। ठीक है। अब और शेयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्या हो सकती हैं? कई बार क्वेश्चन आपको बोलेगा कि हमने शेयर इशू किया है प्लांट खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए या किसी का बिजनेस खरीदने के लिए। इन दैट सिचुएशन आपको याद होना चाहिए कि अगर नॉन कैश आइटम और नॉन कैश आइटम ही दोनों ट्रांजैक्शन के अंदर हो तो फिर वहां पर कैश फ्लो नहीं होता है। तो अगर आप शेयर इशू करोगे अदर देन फॉर कैश, then there will be no cash flow from financing activity। तीसरा केस हो सकता है कि अगर हमने शेयर बोनस में दिए हैं, तो हमने अगर शेयर इशू किए एज बोनस, then there is no cash flow because बोनस शेयर्स जब हम इशू करते हैं तो हम वो फ्री में शेयर इशू करते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर इशू करते हैं। इन दैट केस वी डू नॉट गेट एनी कैश इनफ्लो, तो बोनस शेयर्स में कैश इनफ्लो नहीं होगा। Second, issue of share other than for cash, then also there is no cash flow। ये आपको याद रखना है कि दोनों सिचुएशन में कैश फ्लो नहीं होगा। जब आपने मशीनरी खरीदी और शेयर अलॉट कर दिया, देयर इज नो कैश फ्लो। जब क्वेश्चन आपको बोले कि आपने बोनस शेयर इशू किए, फ्री में इशू किए, अगेन देयर इज नो कैश फ्लो। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर से रिलेटेड एक और चीज आपको क्वेश्चन बोल सकता है, दैट इज डिविडेंड। अब अगर आप डिविडेंड पे करो, चाहे प्रेफरेंस का डिविडेंड पे करो चाहे इक्विटी का डिविडेंड पे करो, डिविडेंड पे करने से क्या होगा? कैश का आउटफ्लो होगा। सो दीज आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू द इक्विटी पार्ट। ठीक है। अभी डेट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। डेट, अगर हम डेट की बात करें, जैसे कि बैंक से लोन ले लिया है ना, डिबेंचर इशू करके लोन लिया एक्सेट्रा, तो क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं? सबसे पहले इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर हम डिबेंचर्स इशू करेंगे तो कैश का इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? सर इनफ्लो होगा, पैसा आएगा बिजनेस में। अगर आप बैंक लोन ले लो, बैंक लोन टेकन, अगर हम बिजनेस हैं और हम बिजनेस में बैंक से लोन ले लेते हैं तो अगेन देयर इज इनफ्लो ऑफ कैश। पर अगर मैं इसका ऑपोजिट कर दूं, अगर मैं इसका ऑपोजिट कर दूं, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर का ऑपोजिट क्या हुआ? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और बैंक लोन लेने का उल्टा क्या हुआ? बैंक लोन चुकाना, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। इन दोनों ही सिचुएशंस में पैसा बिजनेस से चला जाएगा, देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। अब चाहे बैंक लोन है चाहे डिबेंचर है, इसके ऊपर हमें क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट पे करना होता है। तो अगर हम इंटरेस्ट पे करेंगे ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट पे करेंगे ऑन डिबेंचर,
इनमें हमारा क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा। सो दिस इज द मैनर इन विच यू नीड टू कैलकुलेट और चेक द ट्रांजैक्शंस एंड ऑल्सो वेरीफाई कि किस ट्रांजैक्शन में इनफ्लो है, किस ट्रांजैक्शन में आउटफ्लो है। ठीक है, सो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनमें ये वाले पार्ट्स आएंगे एंड देन वील डिस्कस ऑन दोज क्वेश्चंस। क्वेश्चन में बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बी लिमिटेड कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सिर्फ हमने क्या करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालना है। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मेट बनाएंगे और यहां लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो। 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 पर शेयर वर इशूड एट पार। कंपनी ने 3000 शेयर 10 रुपए के 10 रुपए में इशू कर दिए, तो कंपनी के पास टोटल 30,000 रुपीज आएंगे कि चले जाएंगे। जब आप शेयर इशू करते हो आपकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो क्योंकि आपने बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, इसका मतलब इट इज इनफ्लो ऑफ कैश। तो हम यहां पर लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 30,000, ये क्या है, इनफ्लो। तभी मैंने इसको पॉजिटिव लिखा है। तो जब भी कोई फिगर को आप पॉजिटिव लिखोगे उसका मतलब है इनफ्लो, और अगर आप किसी फिगर को नेगेटिव लिखोगे उसका मतलब है आउटफ्लो। ठीक है, 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10,000, 10,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर दिए एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। रिडीम करना मतलब वापस करना पैसे, और जब आपने प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे वापस किए तो उनको आपने 10% एक्स्ट्रा पैसे वापस किए। इसका मतलब 10,000 रुपीज तो प्रेफरेंस शेयर्स के वापस करे ही, प्लस 10,000 का 10% 1,000 आपने प्रीमियम भी पे किया। इसका मतलब आपने टोटल 11,000 रुपए का कैश पे किया है, कैश का आउटफ्लो हुआ है। तो हम यहां लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ 8% प्रेफरेंस शेयर्स 11,000। क्योंकि पैसा गया इसलिए मैंने इसको नेगेटिव फिगर में लिखा। तो जब भी कैश का आउटफ्लो होगा आप उसको माइनस में लिखोगे, और जब कैश का इनफ्लो होगा उसको आप पॉजिटिव वैल्यू लिखोगे। लास्ट, डिविडेंड पेड। डिविडेंड पे करोगे तो कैश जाएगा बिजनेस से, कैश का आउटफ्लो। तो हम यहां लिख रहे हैं डिविडेंड पेड 5,000, अगेन कैश का आउटफ्लो है। बस, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन में अब आप नेट आंसर कैलकुलेट कर लो। नेट आंसर जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, चेक करो। 30,000 माइनस 11,000 माइनस 5,000 इज 14,000। सो दिस इज पॉजिटिव वैल्यू 14,000। अब पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये हमारा आंसर है, नेट कैश इनफ्लो। ठीक है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती तो हम क्या लिखते हैं, नेट कैश आउटफ्लो। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन टू स्टार्ट विद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी ये हमारे को दिया है ओपनिंग और ये है हमारा क्लोजिंग डेट, तो साल की शुरुआत और साल का एंड। चेक करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल, साल की शुरुआत में ओपनिंग में 9 लाख रुपए के शेयर कैपिटल की वैल्यू थी हमारी, जो चेंज होकर कितनी हो गई, 10 लाख। शेयर्स बढ़ गए। अब शेयर इंक्रीज कैसे हो जाएंगे, जब आप शेयर इशू करोगे। जब भी शेयर इशू किए जाएंगे तभी तो शेयर कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो यहां पर 1 लाख रुपए के आपने नए शेयर इशू किए हैं, तो हम यहां लिखेंगे फॉर्मेट फिर से बना के, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। 1 लाख रुपीस का हमारे पास पैसा आया होगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओपनिंग 250 था, क्लोजिंग 260 है। इसका मतलब प्रीमियम का पैसा भी आया। तो ये भी क्या है, इशू ऑफ
सिक्योरिटीज, देखो शेयर इशू करने पर भी प्रीमियम आ सकता है और डिबेंचर इशू करने पे भी प्रीमियम आ सकता है, ठीक है। यहां पर तो शेयर इशू हुए थे, हमको पता चल गया। डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर्स में देखो क्या हुआ, 1,50,000 के डिबेंचर्स कम रह गए और 1 लाख के हो गए। इसका मतलब डिबेंचर्स को तो आपने रिडीम किया है। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर इंक्रीज करता है, सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पर 10,000 रुपीज इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब आपने शेयर इशू किए थे प्रीमियम पे, डिबेंचर्स तो रिडीम हो रहे हैं। अगर डिबेंचर भी इशू हो रहे होते और शेयर्स भी इशू हो रहे होते, फिर हम यहां पर लिख सकते थे कि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास आया है, ये डिबेंचर इशू करने पर भी हो सकता है और शेयर इशू करने पर भी हो सकता है। पर इन दिस केस यहां पर डिबेंचर इशू नहीं हो रहे हैं, डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं। इसका मतलब जितना भी प्रीमियम हमारे को मिला है 10,000, वो सारा का सारा शेयर्स की इशू करने पर है। तो हम यहां लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, या फिर या तो आप ऐसे लिख लो, अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते आप क्या लिख सकते हो, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, और अगर पता ना चले कि शेयर्स पे कितना और डिबेंचर पे कितना, देन प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक चीज आप यूज कर सकते हो। 10,000 रुपीज ये भी हमारे पास आया है। नेक्स्ट, डिबेंचर्स की हमने बात कर ली, डिबेंचर्स 50,000 रुपीज कम हो गए, इसका मतलब रिडीम कर दिए डिबेंचर्स, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 50,000 रुपीज हमारे आउटफ्लो हो गया, नेगेटिव वैल्यू। लास्ट में क्वेश्चन बोल रहा है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, आपने इंटरेस्ट पे भी किया है डिबेंचर पे 18,000 रुपए का, तो ये भी हमारा आउटफ्लो है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 18,000। नेट हमारा आंसर अब निकल सकता है 1,10,000 माइनस 50 माइनस 18,000, सो नेट आंसर इज 42,000 पॉजिटिव। क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब हम यहां लिखेंगे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दिस इज ओपनिंग, दिस इज क्लोजिंग। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख रुपीज से शेयर कैपिटल 5,25,000 पर आ गया। इसका मतलब हमने शेयर इशू तो किए हैं। जब भी आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी तो आप इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को साथ में पढ़ना। हमने शेयर इशू किए, करेक्ट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, शेयर्स वर इशूड ऑन 31st ऑफ मार्च, यानी कि ऑन द क्लोजिंग डेट, साल के बिल्कुल आखिरी दिन पर हमने ये शेयर इशू किए और हमारे पास शेयर का पैसा आया है। क्लियर हुआ? कितना पैसा आया है, 4 लाख रुपए से 5,25,000 हो गए। इसका मतलब हमने 1,25,000 रुपीज के शेयर इशू किए हैं, ये हमारा शेयर का इनफ्लो है। तो हम यहां लिख सकते हैं इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1,25,000 रुपीज, ये पैसा हमारे पास इनफ्लो हुआ। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 550 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था जो कि कम हो गया। इसका मतलब हमने रिडीम किए होंगे प्रेफरेंस शेयर्स, तभी तो कम हुआ। कितने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए, 1,50,000 के। क्या इससे रिलेटेड हमारे पास कोई पॉइंट है? यस, पॉइंट नंबर 3, इसको पढ़ो। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31st मार्च, इसका मतलब अगेन साल के आखिरी डेट पर हमने प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे वापस कर दिए। कितने पैसे वापस किए? एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। इसका मतलब 1,50,000 रुपीज तो हमने पे किए ही वापस प्रेफरेंस शेयर्स के, साथ में 5% एडिशनल प्रीमियम भी पे किया, विच इज 7,500 रुपीज। 1,50,000 का 5%। प्रीमियम पेड वॉज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। ओके, प्रीमियम जो हमने पे किया उसको हमने अपना खर्चा मान के पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया, कोई बात नहीं। सो टोटल पैसा कितना चला गया प्रेफरेंस शेयर्स को वापस करने में, 1,50,000 प्लस 7,500। तो हम यहां लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट प्रीमियम, हमने प्रीमियम पे वापस किया 157,500, ठीक है ना। 1,50,000 रुपए का तो प्रेफरेंस शेयर वापस हुआ, इसके ऊपर 5% 7,500 का प्रीमियम दिया, तभी ये 157,500 है। नेक्स्ट,
सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास आया है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास आया है। अब ऑब्वियसली ये इक्विटी पे हो सकता है और सिर्फ डिबेंचर पे हो सकता है, प्रेफरेंस पे नहीं हो सकता, बिकॉज प्रेफरेंस तो हमने वापस किए हैं, वापस करते हैं जब शेयर के पैसे, तो प्रीमियम नहीं आता है। प्रीमियम कब आता है? जब शेयर इशू करो, डिबेंचर इशू करो। हमने क्वेश्चन में डिबेंचर भी इशू किए हैं, इसका मतलब ये जो प्रीमियम हमारे पास आया है, ये प्रीमियम हमारे पास या तो डिबेंचर्स का आया है या इक्विटी का आया है, पर प्रेफरेंस शेयर्स का ये नहीं है। तो हम लिख सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज। जब हमें नहीं पता कितना प्रीमियम इक्विटी का, कितना प्रीमियम डिबेंचर का, तो हम सिक्योरिटीज वर्ड यूज कर लेंगे। ठीक है, टोटल प्रीमियम कितना आया देखो, 1 लाख से 225 हो गया, तो 125 का प्रीमियम आया है। नेक्स्ट, डिबेंचर्स, डिबेंचर इशू किए हैं, तभी तो डिबेंचर इशू करने पर 1 लाख रुपए के कैश का इनफ्लो हुआ होगा। डिबेंचर से रिलेटेड बात ये लिखी है पॉइंट नंबर 4 में, डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू 1 लाख वर इशूड ऑन द क्लोजिंग डेट। तो सारा का सारा काम हमने आखिरी दिन पे ही किया है। प्रेफरेंस शेयर्स को पैसे वापस अंत में किए, इक्विटी शेयर इशू भी अंत में हुआ, और डिबेंचर के पैसे भी हमारे पास लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे आया है। तो डिबेंचर के पैसे आए हैं, तो पैसा यहां लिखो, इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख। ये भी इनफ्लो है सारे के सारे, तो ऑल दीज आर इनफ्लो ऑफ कैश। अब इस क्वेश्चन में एक है पॉइंट नंबर 2 जो रह गया है ना। अब पॉइंट नंबर 2 को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया है इक्विटी शेयर के ऊपर। अब एक कहानी आपको याद रखनी पड़ेगी, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। सबसे पहले हम पे करते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, चाहे ये बैंक का लोन है, चाहे ये डिबेंचर है, चाहे ये पब्लिक डिपॉजिट है, चाहे ये बॉन्ड्स हैं, कुछ भी हैं। सबसे पहले हम इंटरेस्ट पे करते हैं आउटसाइडर्स को। सेकंड, इसके बाद हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को। जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर हम सरकार को, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। तो ऑर्डर क्या है, सबसे पहले इंटरेस्ट पे करेंगे आउटसाइडर को, लेंडर्स को जिन्होंने हमें पैसा दिया है। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे हम टैक्स पे करेंगे सरकार को। फिर जो पैसा बच जाएगा उसमें से हम डिविडेंड पे करते हैं। किसको डिविडेंड पे करते हैं? शेयर होल्डर को। अब सर शेयर होल्डर तो 2 तरह के होते हैं, बिल्कुल ठीक। तो 2 तरह के शेयर होल्डर में सबसे पहले लाइन में कौन खड़ा होगा डिविडेंड लेने के लिए? प्रेफरेंस शेयर्स, और उसके बाद इक्विटी शेयर्स। सो दिस इज द ऑर्डर, जिस ऑर्डर में हम इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड पे करते हैं। क्वेश्चन ने देखो हमें क्या बोला, क्वेश्चन ने पॉइंट नंबर 2 में बोला कि हमने डिविडेंड पे किया है इक्विटी पे। सबसे आखिरी वाली बात क्वेश्चन हमको बता रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप इक्विटी का डिविडेंड पे कर रहे हो, दैट मींस प्रेफरेंस का डिविडेंड भी तो पे किया होगा, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंशियल राइट ओवर द रिसीट ऑफ डिविडेंड। तो सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया होगा इक्विटी को देने से पहले, और अगर प्रेफरेंस को डिविडेंड दे रहे हो तो उससे पहले तो इंटरेस्ट दिया होगा ना डिबेंचर पे। तो इसका मतलब जब भी किसी क्वेश्चन में इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर या बैंक लोन होगा, तो बिफोर पेइंग डिविडेंड यू मस्ट पे द इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट हमें किस पे देना है? डिबेंचर्स पे। अब डिबेंचर पे हमें इंटरेस्ट देना है 12%, इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये हमने इंटरेस्ट किस पे देना है? डिबेंचर पे। अब पॉइंट उठता है, सर 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट देंगे कि 4 लाख के ऊपर इंटरेस्ट देंगे? साल की शुरुआत में, साल की स्टार्टिंग में 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे, साल के एंड में 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स और आ गए हमारे पास, और टोटल डिबेंचर हो गए 4 लाख के। अब इंटरेस्ट हम किस पे देते हैं? जो डिबेंचर हमारे पास पूरे साल रहा था। ये डिबेंचर तो हमारे पास सिर्फ आखिरी डेट पर आया है, तो इसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? 3 लाख रुपए के ऊपर, और वो 3 लाख रुपए के इंटरेस्ट को हम क्या बोलेंगे? आउटफ्लो ऑफ कैश। तो यहां लिखेंगे
इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। क्वेश्चन ने बहुत क्लियरली बोला है कि जो डिबेंचर है वो 31 मार्च को इशू किए थे। इसका मतलब जो 1 लाख रुपए के डिबेंचर है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 3 लाख के ऊपर दिया जाएगा। 3 लाख का 12% 36,000 रुपीज। ये हमारा हो गया आउटफ्लो। इसके बाद हम क्या पे करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड, और लास्ट में पे करेंगे इंटरिम इक्विटी डिविडेंड जो हमें क्वेश्चन ने दिया था, तो बाकी चीजें हिडन थी। प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट ये रहा, ये है रेट ऑफ डिविडेंड। 10% डिविडेंड देना है। अब किसको डिविडेंड दोगे आप? 5.5 लाख के ऊपर डिविडेंड दोगे कि 4 लाख के ऊपर डिविडेंड दोगे? क्या हम इसके ऊपर डिविडेंड पे करें या इसके ऊपर डिविडेंड पे करें, इस बात की हमारे पास इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 3 में है। क्वेश्चन ने बोला प्रेफरेंस शेयर्स को हमने रिडीम किया 31 मार्च को। इसका मतलब साल की शुरुआत में 5.5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स थे, साल के एंड में हमने 1 लाख के डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स वापस किए, तो इसका मतलब सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर हमें डिविडेंड देना पड़ेगा। सो 10% ऑफ 550 इज 55,000 रुपीज। ये है प्रेफरेंस डिविडेंड। ये है 10% ऑन 5.5 लाख और ये था 12% ऑन 3 लाख। ठीक है, अब आते हैं इक्विटी पे। पॉइंट नंबर 2, इक्विटी शेयर्स के ऊपर हमने डिविडेंड पे किया है 15%। अब 15% 4 लाख के ऊपर देना है कि 5,25,000 के ऊपर देना है? अगेन द क्वेश्चन स्टेट्स पॉइंट नंबर 1, शेयर्स हमने इशू किए साल के एंड में, तो जो शेयर होल्डर हमारा साल के एंड में बना उसको थोड़ी डिविडेंड देंगे। डिविडेंड किसको देंगे? जो साल से हमारा शेयर होल्डर है, यानी कि सिर्फ 4 लाख के ऊपर आपने डिविडेंड देना है 15%। ठीक है, ये बनेगा 60,000 रुपीज। ये भी हमारा कैश आउटफ्लो। और क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो हमारा नेट आंसर क्या आ जाएगा? 1,25,000 माइनस ये रिडेम्पशन है, दिस इज माइनस 1,57,500 प्लस 1,25,000 प्लस 1 लाख माइनस 36,000 माइनस 55,000 माइनस 60,000। नेट आंसर इज 41,500। क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव आंसर है तो हम इसको क्या लिखेंगे? नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है।